तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा एमसी हमें बताता है कि दर्द को गुस्से में बदलना और आसान और पावरफुल है, और कैंग भी कहता है कि ये फिर से, और हमारा एमसी कहता है कि लेकिन इसकी एक स्पष्ट सीमा है। और हम देखते हैं कि जैंग का हाथ एकदम कांप रहा होता है और उसके हाथ भी जख्मी होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि अब फीलिंग को कंट्रोल करने वाला जैंग है। फिर से हमारा एमसी अपने स्वर्ड से अटैक कर देता है। ये देख के जैंग एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये डैम इट, मैं दोबारा इस झांसे में नहीं आऊंगा। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि सच में। फिर से हमारा एमसी अटैक करते हुए बोलता है कि अगर मैं चूहा हूँ तो तुम क्या हो जो मुझसे हारने वाले हो। अटैक कर देता है फिर से हमारा एमसी, और उसका अटैक जैंग पे लग रहा होता है तो जैंग भी पीछे हो जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये उम्मीद से कमजोर है, फिर भी ये एक मार्शल आर्ट स्किल है जिसे परफेक्शन तक निखारा गया है। इसे एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन इंटरनल रूप से संचारित होने वाला झटका संचित होता रहेगा। इस समय उसके अंदर केवल बेकार चीज ही बची है। उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए मुझे उस डर को उसकी हड्डियों में गहराई तक उकेरना होगा। हालांकि मेरी इनर एनर्जी कमजोर है, ये वो इनर पावर है जिसे मैंने 3 सालों में धीरे धीरे डेवलप किया है। क्योंकि जैंग ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए इसे इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय है। फिर से हमारा एमसी अटैक करते हुए कहता है मैं अपनी पूरी पावर से हमला करूंगा, और जैंग भी हमारे एमसी पे अटैक करता है। वो दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है और हमें दिखाया जाता है कि जैंग की स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाती है। ये देख के जैंग भी हैरान होता है। हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारी सभी इग्नोरेंट अटैक को चकमा दे दिया है, लेकिन तुमने मेरी सारी चुनौतियों को डटकर सामना किया। इसके बाद जो भी आएगा उसे रोकने की ताकत तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं बचेगी। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अटैक करता है जिसे उसके पेट में लगता है और वो एकदम दर्द से करार रहा होता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये देख के सभी स्टूडेंट आर्योंग भी एकदम शॉक हो जाती है और वो बंदा लेटा हुआ होता है। हमारा एमसी कहता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम कभी ट्रेनिंग नहीं ले सकते। सीनियर कह रहे होते हैं कि अब मौका है। वो लोग भाग के जाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो जाएंगे। उसको चेक करते हुए कहता है कि शुक्र ये फटा नहीं, जल्दी करो, मेडिसिन हॉल में ले चलो। डैम इट, बाहरी टेक्निक कठोर नशा इसे रोक रही है। क्या हमारे पास जज की सुई है। फिर हम देखते हैं कि आर्योंग हमारी एमसी के पास आती है और कहती है कि तुमने अच्छा किया। हमारा एमसी उससे कहता है कि यही मेरी तुम्हारी विनती एक्सेप्ट करने का तरीका है। वो बोलती है कि रिक्वेस्ट। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के बोलता है तुमने पहले भी कहा था ना चोट ना लगने के लिए। जब मैंने आज तक जितनी भी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, उनमें से सबसे खूबसूरत लड़की मेरे बारे में चिंता कर रही है, तो भला मुझे चोट कैसे लग सकती है। वो ये बातें सुन के वो कुछ नहीं कहती है। अगले पल वो शर्माने लगती है और कहती है चिंता, मेरा मतलब है कि अगर तुम मेरे साथ ठीक से स्पैरिंग मैच करना चाहती हो तो तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। और तुम सुंदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल इतनी अच्छे से क्यों करते हो। तो ये बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि वो फिर से शर्मा गई है और हमारे एमसी को बॉक्स देते हुए कहती है कि खैर इसे ले लो। तो हमारा एमसी उससे पूछता है कि ये क्या है। तो वो बताती है कि ये योसन डेन मेडिसिन है। आखिरकार तुमने एक जंगली सुअर से फाइट की थी, तुम्हारी अंदरूनी अंग ठीक हो ही नहीं सकते। ये कोई खास चीज नहीं है, बस एक ऐसी चीज है जो मेरे फादर ने मुझे बेकार सिचुएशन में साथ रखने के लिए कहा था। मेरे घर के कमरे में 2 और हैं, इसलिए इसे लेने में बुरा मत मानना। तो हमारा एमसी उसको देखते हुए पिल को कहता है कि अपने मन में ये देखने में बेहद रेयर है सच में, और उससे बोलता है कि तो मैं इसे खुशी खुशी खा लूंगा। तो हमारा एमसी जैसे ही खाता है और अपने मन में कहता है कि मेरी एकमात्र इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक है जोफो गैंग के साथ मुझे अपने बॉडी का तापमान काफी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। हमारा एमसी कल्टीवेट करते हुए अपने मन में बोलता है साथ ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी नसों पर पड़ा तनाव पूरी तरह से दूर हो रहा है। एक ताजगी भरा एहसास। आंखें खोल के बोलता है कि इस दवा का असर अनबिलीवेबल है और इनक्रेडिबल है। आर्योंग मुस्कुरा के बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। हमारा एमसी कहता है कि हाँ, लेकिन क्या तुमको यकीन है कि ये मेडिसिन वाकई में कोई अमेजिंग चीज नहीं है। और अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि मेरा बॉडी फाइट से पहले की तुलना में हल्का हो गया है। तो आर्योंग कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे फादर ने कहा कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। जब मैंने उसे देखा तो वो रसायन शस्त्र की भट्टी में एक साथ 30 से ज्यादा चीजों को अल्केमिस्ट कर रहे थे। फिर में होंग मेडन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसी बंदे को चीख आता है और ये आर्योंग का फादर और मदर होती है। और ये आर्योंग का फादर कहता है कि कितनी खुजली हो रही है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी पीछे से आर्योंग की मदर आके उसके फादर से कहती है कि सीनियर कैंग, और वो डरते हुए बोलता है कि हनी तुम्हें क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मिस्टर कैंग, क्या तुमने 35 इंग्रेडिएंट से ले ली है, तुमने सिर्फ 21 गोलियां ही क्यों बनाई है। तो उसका फादर अपने मन में कहता है कि मुझे वो चेहरा बहुत पसंद था, अब तो मुझे इससे बहुत डर लगता है। उसका फादर कहता है कि रुको, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा कीमियागर हो जो चमत्कारी गोली के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम सही तरीके से निकाल सके। मुझ जैसा कोई पर्सन
उनमें से 21 बना सकता है, कोई और इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आर्योंग की मदर मुस्कुरा के बोलती है कि अरे बाप रे, मुझे पता है, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि तुम जैसे स्किल्ड पर्सन ने उनमें से 11 को कैसे जला दिया। मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं बस ये सोच रही थी कि क्या मुझे हांग मेडेंग के हेड के रूप में परिचालन प्लानिंग में बदलाव करना चाहिए। शायद क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। वैसे डिप्टी जोंग ने हाल ही में ऑक गोहान को तैयार करने में अच्छा काम किया है, क्यों न हम उन्हें कुछ समय के लिए ये काम सौंप दे और खुद थोड़ा आराम करे। ये बातें सुन के वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या अब तुम मेरी तुलना उस जोंग मोंग बदमाश से कर रही हो। मैं कैंग जिन हूँ, कैंग जिन। वो आदमी बड़ी मुश्किल से 15 जोसोडान पिल बना पाता है, लेकिन मैं केवल 21 बनाता हूँ, बल्कि उनमें से 5 तो अपनी पूरी एबिलिटी का आधा हिस्सा भी बरकरार रखता हूँ। तो उसकी मदर कहती है अरे बाप रे, तुमने मुझे आधी असर वाली जोसोडान की सिर्फ 3 गोलियां ही दी हैं, बाकी 2 लोग आखिर कहाँ हो सकते हैं। मिस्टर कैंग जरा बताओ मुझे। फिर हमें हमारे एमसी और आर्योंग का दिखा जाता है। हमारे एमसी से आर्योंग कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अब हमारी बारी आने ही वाली है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या। तो बोलती है कि योसांगडान की बदौलत तुम्हारा बॉडी अब एकदम ठीक है ना। और अपनी स्वord निकाल लेती है आर्योंग और कहती है इसलिए हारने पर तुम्हारे पास और कोई बहाना नहीं होगा। फिर वो लोग आमने सामने होते हैं। हमारे एमसी से आर्योंग कहती है तलवारें उठा के कहती है हारने पर भी कोई बहाना नहीं चलेगा बेकॉन, तो चलो फिर आ जाओ। और हमारा एमसी हमें बताता है कि हालांकि जैंग के स्किल्ड निरसंदेह तीसरी पीढ़ी के डिसाइपल में टॉप लेवल के हैं, ली जन के साथ तीसरी जनरेशन के डिसाइपल में सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल पावर के लिए फेमस करने वाला पर्सन आर्योंग है। हालांकि हम दोनों ही शेडोलेस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप के मामले में वो एक अलग ही लेवल पर है। अगर हम लापरवाही से भिड़ेंगे तो मैं ही चकनाचूर हो जाऊंगा। और बात यही नहीं खत्म होती। जैंग की सहज तलवार के विपरीत आर्योंग की तलवार स्पष्ट रूप से मेरी तलवार को राह दिखाने का इरादा रखता है। हमारे एमसी पे वो अटैक करती है। हमारा एमसी नीचे झुक के अटैक को डॉज कर देता है और कहता है कि जैंग और ग्रेट एंसेस्टर दोनों से अलग है। और हमारा एमसी भी उस पर अटैक करता है तो वो भी रोकती है। और हमारा एमसी कहता है कि अगर मेरे एंसेस्टर मेरे साथ सामान शर्तों पर लेन देन करते हैं, वो अपने लाभ का सक्रिय रूप से यूज करती है। खेल की लैंग्वेज में कहें तो ये एक साथ 2 पत्थर रखने जैसा है। सौभाग्य की बात यह है कि मेरी फिजिकल सिचुएशन आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। महज आधे घंटे पहले की तुलना में दुनिया ज्यादा जीवंत दिखती है। आर्योंग की सांसें, मामूली असंतुलन, दृष्टि और इरादा, मैं भी। और अटैक करते हुए बोलता है कि मैं आधे घंटे पहले वाले मुझसे भी तेज हूँ। और हमारा एमसी उस पर अटैक करता है और आर्योंग भी अटैक करती है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही मजेदार है, मुझे दिख गया। और आर्योंग भी ये देख के हैरान होते हुए कहती है कि क्या बेकॉन की हरकतें मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि फिर भी अगर ये इतना ही है, मैं जीत सकता हूँ। नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस रफ्तार से तो मैं आखिरकार फिसल ही जाऊंगा। मेरी मसल इन्हें पूरी ताकत से निचोड़ो और फ्लेक्सिबल और इंटेंस है। और हमारा एमसी उस पे अटैक करता है और कह रहा होता है मेरी एनर्जी सागर में मौजूद वो अल्प इंटरनल एनर्जी जो आमतौर पर थोड़े से यूज के बाद ही मिरेज की तरह गायब हो जाती थी, ये मेरे बॉडी में लगातार संचारित होता रहता है, जिससे मेरी मूवमेंट को पावर मिलती है। मैं कर सकता हूँ। और आर्योंग हमारे एमसी पे अटैक करती है तो हमारा एमसी डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि कोड वर्ड की स्किल में बदलाव आया है। ये प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड नहीं है। खैर वो लाल रंग की बेटी है। वो जेड मैडम पीक के रेड प्लम हॉल मास्टर की बेटी है। वो केवल बेर के फूल की तलवार चलाना नहीं सीख सकती थी, फिर भी मुझे ये सहन करना होगा। और हमारा एमसी दोनों अटैक कर रहे होते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है कि आर्योंग भी अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच रही होगी, लेकिन ये मुश्किल है। नहीं, मैं आखिर ये सब कैसे सहन कर रहा हूँ। भले ही आर्योंग ऐसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रही हो जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, उसमें कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। चलो सोचते हैं इसके बारे में। हाँ, मुझे दिख गया। तभी हमारे एमसी पे अटैक करती है तो हमारा एमसी उसको डॉज कर लेता है और उसको देख के कहता है कि बल लगाने की बिंदु, गेज, ब्रीथिंग और ग्रेविटी के सेंटर। नहीं, बात यही खत्म नहीं होती है। काउंटलेस जानकारियाँ बाहर आ रही है। फिर प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के बारे में ज्ञान के बजाय मुझे अपने द्वारा देखे गए फैक्ट को एक साथ जोड़कर उनका नए सिरे से एनालाइज करने की जरूरत है। अब तक मैं उससे मिली अधूरी जानकारी का इस्तेमाल करके ही काम चला रहा था, लेकिन क्या होगा अगर मैं उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकूं। लेकिन ये भी वही प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड है जिसे मैं जानता हूँ। और हमारे एमसी पर अटैक करते हुए आर्योंग बोलती है कि नजर हटाने का समय नहीं है, इसके साथ है, चलो इसे यही खत्म करते हैं। और हमारे एमसी पर अटैक कर देती है।
और हमारा एमसी भी अटैक कर देता है। ये देख के आर्यन एकदम हैरान होती है। किसी का स्वॉर्ड हवा में उड़ जाता है और हमें दिखा जाता है कि हमारा एमसी नीचे गिर जाता है और आर्यन भी एकदम हैरान होकर बैठ जाती है। लोग कह रहे होते हैं कि तो अंत में ऐसा हुआ है, सरप्राइजिंग है, उन्होंने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो आर्यन की बराबरी नहीं कर सकता है ना। तो दूसरा कोई कहता है कि अभी अभी ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन नहीं था, क्या इसमें कोई उलट फेर नहीं हो सकता। तो दूसरा कोई कहता है कि ये तो बेकार है, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई इसलिए वो इतने लंबे समय तक टिक पाया। उस आदमी को तो और भी ज्यादा सीरियस चोट लगने से बाल बाल बच गया। और आर्यन अपने मन में सोच रही होती है ये देख के, ये स्वॉर्ड क्या थी, मैंने प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने की प्लानिंग ही नहीं बनाई थी। बेकोन ने अचानक सरप्राइजिंग गति से खुद को ढाल लिया, इसलिए मेरे पास इसे बाहर निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आखिरी मोमेंट में मेरी तलवार थोड़ी और लंबी हो जाती तो मैं हार जाती। तो अभी पीछे से कोई आगे कहता है कि मुझे एक पल इसे देखने दो। हमारे एमसी को चेक करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक मामूली खरोच है, कोई सीरियस बात नहीं है और ये बहुत जल्दी थका हुआ है। और अपने मन में कहता है हंसते हुए, इसका मतलब है कि उसने अपनी सारी एनर्जी निचोड़ ली है, ये तो एक्सीलेंट है। और उठा के हमारे एमसी को बोलता है कि मैं उसे मेडिसिन हॉल में ले जाऊंगा। जाते हुए अपने मन में कहता है मुझे पक्का यकीन नहीं था, लेकिन इस बच्चे ने जिस तलवार का इस्तेमाल किया है वो डेफिनेटली स्वॉर्ड सेट का है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को कोई आवाज देता है, कहता है कि बेकॉन, और ये मोंग होता है और कहता है कि तुम्हें डेथ की इच्छा जरूर होगी। हमारा एमसी मोंग से कहता है कि फिर भी क्या मैं ज्यादातर समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। तो मोंग कहता है कि क्या अच्छी तरह लड़ रहे हो, इतना ही। मैंने जिस तीसरी बात की और इशारा किया था वो है तुम्हारे पैरों की सिचुएशन। 8वीं मुद्रा पूरी तरह से फ्लो से बाहर है और तुमने दूसरी हाफ में जो भी स्पीड हासिल की थी वो सब खो दी, जिसके रिजल्ट में तुम्हारी हार हुई। ये तो क्लियर है कि तुमको लगा कि तुम सिर्फ इंतजार करके ही जीत सकते हो, है ना। क्या तुमको लगता है कि मन ही मन की जीत है, कैलकुलेशन करना ही काफी है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, लेकिन कम से कम आपने तो समस्या हल कर ली है। तो मोंग कहता है कि यही तो असल समस्या है, फाइट के बीच में न्यू तरीके आजमाना, खासकर इतनी लापरवाह से, वो भी 2 बार। अगर ये कोई असली फाइट होती ना कि प्रैक्टिस मैच, ज्ञान प्राप्ति की कीमत तुम्हारी लाइफ होती, फिर भी तुमने किसी तरह इसे रोक दिया और कर दिखाया। इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफी होना चाहिए, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मेरा कोई इंतजार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वही मास्टर को जो हमारे एमसी को उठा के लाया होता है और हमारे एमसी से कहता है कि तुम जाग गए हो। तो हमारा एमसी कहता है कि गोंग याचन, और वो बोलता है कि तुम, और हमारे एमसी के करीब आके पूछता है कि तुमको ग्यूम स्वॉर्डमैनशिप के ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ग्यूम, रुको, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्या गोम याचन सच में ऐसा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सावधानी की मिसाल थे, लेकिन अब उसके एक तीव्र जुनून और एक अजीब पावरफुल का आभा निकल रहा है। हमारा एमसी उससे कहता है कि टीचर ये आखिर क्या है। तो चिल्ला के कहता है कि इसे नकारने की कोशिश मत करो। हाँ, जियोल के साथ तुम्हारे अपोनेंट के बाद से ही मुझे कोई गड़बड़ लग रही थी, इसलिए तुमने ग्यूम को कैसे हासिल कर लिया। अगर तुमने यही हासिल किया है तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है। अगर तुम कहो कि तुमने ये सपने में सीखा है तब भी मैं तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि आखिर ग्यूम क्या है। तुम और आर्यन दोनों ग्यूम और ग्योंग के बारे में बात कर रहे हो। क्या तुमको लगता है कि मैंने कोई बाहरी मार्शल आर्ट सीखी है। मैंने हाक्सन में खाया गया था, ठीक वैसे ही किया। मुझे बाहरी मार्शल आर्ट सीखने का कोई रीजन नहीं है जब मैं मेन फैक्ट में ही रहना चाहता हूँ। तो मास्टर कहता है कि बाहरी मार्शल आर्ट, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम अभी क्या कह रहे हो। अब तक तुम्हारे कार्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि तुमको सच में पता ही नहीं है, लेकिन आर्यों के साथ डुअल में तुमने जो आखिरी चाल चली थी, भले दूसरों ने इसे ना पहचाना हो, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता है कि यह क्या था। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये ग्योंग था, लेकिन ये नापवे फॉर टेक्निक थी। तो मास्टर कहता है कि नापवे फॉर टेक्निक, अगर ऐसा है तो ये बात बिल्कुल सेंस लगती है, आखिर कैसे। हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब समय आ गया है। और मास्टर से बोलता है कि प्लीज मास्टर मुझे सिखाए क्यों सच में क्या है। तो मास्टर बोलता है इस समय ये पूछना लगभग बेकार लगता है। फायर माउंटेन की नींव बनाने वाले 2 ग्रेट मार्ग हैं। एक मार्ग में इंटरनल पावर का लगन से विकास करना और धीरे धीरे हायर लोगों की खोज करना शामिल है। फर्स्ट हर्ड, फिर हाथ दृष्टिकोण। दूसरे मार्ग तुरंत महारत हासिल करने से संबंधित है। इंटरनल पावर पर निर्भर किए बिना केवल तलवारबाजी के माध्यम से ही प्राप्त की गई योग्यता को ग्यूमसंग एलोनसन तलवार कल्ट के निपुणता कहा जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि एक सेकंड रुको, क्या हेक्सन मार्शल आर्ट का एसेंस सियोन सिम में नहीं थी। तो मास्टर कहता है कि ये तो बकवास है, हेक्सन अब ऐसा है, लेकिन हेक्सन मार्शल आर्ट का मूल हमेशा से तलवार में ही रहा है। तलवार को समझने वाले ही सच्चे मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। 140 साल पहले ग्रेट मास्टर मोंग जो स्काई में चले गए इसे सिद्ध किया था। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या आजकल का मेन चलन पहले एहसान करना और
और फिर बदले में कुछ प्राप्त करना नहीं है? तो मास्टर बोलता है कि हाँ, करंट वोल्केनो उस प्रकार का है जो धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी का निर्माण कर सकता है और फाइनली सफल हो सकता है। लेकिन असल में तलवार के आकार के हथियार जिनसे अब परहेज किया जाता है वही वोल्केनो विस्फोट की मेन धारा थे। 140 साल पहले कुछ रीजन और ग्रैंड मास्टर अचानक एसेंड हो गए। वास्तविक वॉर में तलवारबाजी की कई टेक्निक लुप्त हो गई। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, क्या मास्टर से सीखी गई तलवारबाजी की उन टेक्निक का वास्तविक वॉर में यूज किया जाता है? और हमारे एमसी को घूर रहा होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये मुझे घूर क्यों रहा है? हमारे एमसी से मास्टर कहता है कि बेकॉन, तुम्हारा गोल वोल्केनो में ही रहना था, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स। तो वो बोलता है, मास्टर मैं तुमको उस गोल तक पहुंचाने में हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। तो हमारा एमसी ये बात सुन के एकदम हैरान होता है। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होके मास्टर गोंग और एल्डर लीजन का दिखाया जाता है। मास्टर गोंग कहता है कि उस बच्चे को चांद ही ले गया था, है ना? तो एल्डर लीजन कहता है कि ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि चांद ने उस बच्चे को गुपचुप तरीकों से पढ़ाया होगा। हाल ही में बदरग्यूम भी इस राह पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अत्यधिक आज्ञाकारी होने के कारण मैं भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। उन्होंने शायद उसे कम से कम 2 साल तक पढ़ाया होगा। क्या हम बच्चे को अलग अलग ढूंढने चले? तो मास्टर गोंग कहता है कि नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। ऐसा लगता है कि उसने तीनों डिसाइपल में से सबसे कम प्रतिभाशाली बच्चे को चुना है। इस सिचुएशन में चैन ने अपने तरीके से अपनी सीमाएं जरूर बरकरार रखी होगी। तो एल्डर लीजन हंसते हुए कहता है कि ये एक अच्छा मुद्दा है। हालांकि तलवार के प्रकारों से होने वाली नुकसान काफी गंभीर होता है, फिर भी कोई भी उस तरह के दिखावे के झांसे में नहीं आएगा। तो मास्टर गोंग कहता है कि ठीक है, वैसे मास्टर जुमो का पोता कहाँ है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इस बेच के 3 डिसाइपल में सबसे आउटस्टैंडिंग है? तो लीजन कहता है कि वो उधर से आ रहा है। मास्टर गोंग अपने मन में कहता है कि गोंग या चान, तुम बेवकूफ हो, इतना काफी होना चाहिए। और हमारे एमसी को बताता है कि करंट वोल्केनो के पास एक ऐसी तलवार है जिसके साथ वो संगत नहीं है, इसमें दखल मत दो। इस सिचुएशन में मैं तुमको अपनी पसंद की तलवार के प्रकार की विरासत को बनाए रखने की इजाजत दूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मास्टर। तो मास्टर कहता है कि ऐसा क्यों? तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमने कहानी सुनी? उसने तलवार की एनर्जी का प्रयोग किया, तलवार की एनर्जी का। कुछ दिन पहले जब तुम मेरे मास्टर बने, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में लीजन द्वारा तलवार की एनर्जी का यूज करने के कारण वोल्केनो गरज उठा। क्या महवा जैसे उस्ताद बनने के बाद ही इसे सामने लाना ज्यादा शिष्टाचार नहीं है? लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि जांग को हराने के लिए लोग उसका प्रशंसा करेंगे, लेकिन तलवार की पावर। तो मास्टर बोलता है कि ये स्पष्ट है कि उसने कोई इलेक्जर पिया है। आमतौर पर तुम पहले से ही ले लेते हो और इसे पूरी तरह से विकसित होने में 2 या 3 साल लगते हैं, लेकिन ली जन वो इतनी तेजी से इसलिए चल पाता है क्योंकि उसकी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा या एनर्जी से भरपूर है। रफ्तार, सीमा, एबिलिटी और कैपेसिटी सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। इसकी तुलना में तुम सबसे नीचे पर हो। अगर लीजन 1 साल के अभ्यास के बाद कई वर्षों के बराबर इंटरनल पावर प्राप्त कर लेता है, दूसरी ओर तुमको 1 साल के प्रैक्टिस के बाद ही इंटरनल पावर के केवल 5 लेवल ही प्राप्त होंगे। ये सच में हेवन और अर्थ के बीच का अंतर है। हमारा एमसी भी थोड़ा मायूस हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि मास्टर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि स्वॉर्ड की एनर्जी, क्या ये सच में स्वॉर्ड की एनर्जी है? और तभी गुस्सा के बोलता है कि क्या तुम इसे ही स्वॉर्ड की एनर्जी कहते हो? ये तो बस चर्बी का एक फूला हुआ ढेर है, ठीक वैसे ही जैसे वध के लिए पाले जा रहे हैं सुअर होते हैं। ये कहने की ओवरफ्लोइंग इंटरनल एनर्जी ही तलवार की एनर्जी है। बकवास मत करो बेकॉन, आपसे तुम मेरे साथ हैं सेकुलेशन में ट्रेनिंग शुरू करोगे अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि मेरा इंटरनल एनर्जी। हमारे एमसी से मास्टर कहता है कि मैंने सिटी के लीडर को पहले ही सूचित कर दिया है कि मैं तुम्हें अपने डिसाइपल बना रहा हूँ, उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी है। तो हमारा एमसी बोलता है, मुझे मास्टर डिसाइपल व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं है, हम अचानक सेकुलेशन ट्रेनिंग की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी तीसरी जनरेशन डिसाइपल बनने में अभी 6 महीने बाकी हैं और मास्टर आपको अभी लेक्चर भी देना है। तो मास्टर बोलता है कि वैसे भी तुमको जो भी कुछ चाहिए वो सब तुमको पहले ही मिल चुका है, उस मशक रेफन भरे प्रदर्शन को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस समय तुमको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी। और वो अपने हाथ में पावर ला के बोलता है कि जिस प्रकार पहले मन फिर बॉडी का अर्थ ये नहीं है कि केवल मन ही एग्जिस्टेंट में हो। तलवारबाजी में मास्टरी प्राप्त करने के बाद भी उस तलवारबाजी को करने के लिए इंटरनल एनर्जी की जरूरत होती है। अंत में दोनों ही बातें इस बात पर निर्भर करता है कि पहले क्या आता है और बाद में क्या होता है। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या इस समय इंटरनल एनर्जी पर ध्यान देने की जरूरत है? सच में कोई फर्क पड़ेगा? आपने क्लियरली कह दिया है कि मेरे कल्टीवेशन सबसे नीचे लेवल का है। तो मास्टर अपना हाथ आगे लाता है और कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन इस समय तुम्हारा बॉडी मेडिसिन एनर्जी से भरपूर है। मुझे नहीं पता कि तुमने हाल ही में क्या खाया है, लेकिन तुम्हारा एमसी कहता है कि मेडिसिन, और अपने मन बोलता है कि मिस्टिकल
एसेंस पिल, ये आर्यन ने मुझे जो दिया वो सच में एक इलेक्सर था। अगर तुम उस सारी मेडिसिन एनर्जी को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर सको तो क्या मैं कर सकता हूँ? हमारे एमसी सू कहता है कि तुमको कम से कम औसत मेडिसिन के लेवल तक पहुँचने में एबल होना चाहिए। तो हमारा एमसी थोड़ा चिड़ा होता है और हमें दिखा जाता है कि ये सब मांग ने बोला होता है। हमारा एमसी सपने में आता है और चिल्ला के कहता है कि नहीं, क्या ये कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं है? अगर तुम मेरी एबिलिटी को बढ़ाते हो तो क्या ये कम से कम जुन हॉर्न के लेवल के नहीं होना चाहिए? अगर दुनिया के सबसे बेस्ट लेवल का नहीं हो तो मॉन्ग कहता है कि क्या दुनिया इतनी आसान है? इसके अलावा तुम्हारे बॉडी के साथ नीचे लेवल का पहुंचना भी तुमने अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है ना? हमारा एमसी बोलता है कि ग्रेट एंसेस्टर, शॉर्ट सर्किट का पतन इतनी तेजी से क्यों हुआ? मॉन्ग कहता है कि भले ही ग्रेट एंसेस्टर इमोर्टलिटी में एफेंट कर ले हूँ, शॉर्ट सर्किट की मेन धारा की सीक्रेट टेक्निकों के जानने वाले तुम केवल अकेले नहीं थे, है ना? ये सब मेरे जाने के बाद हुआ, मुझे भी नहीं पता। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, लेकिन तो मॉन्ग कहता है कि बहुत हो गई बकवास, अपनी शर्ट उठाओ, हमारे पास समय नहीं है। हमारा एमसी भी अपने शर्ट उठा के अपने मन में कहता है कि उसे कुछ तो जरूर पता है। क्या उसे उस समय बर्बाद करने नापसंद है और क्या वो कुछ छुपा रहा है? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है क्या तुमने इस खबर सुनी? वो कहते हैं कि लीजन मास्टर ह्यूम के डिसाइपल के रूप में इंटर कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि तुम इतनी क्लियर बात को चौंकाने वाली खबर की तरह क्यों बता रहे हो? अगर लीजन नहीं तो और कौन होगा? ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारा एमसी ये सब बातें सुन के अपने मन में कहता है कि मास्टर ह्यूम डेफिनेटली, और बताता है माउंट टुआ के बहुत पुराने रोल में से एक है। कैरेक्टर मुंह उस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट पर्सन को दिया जाता है और करंट में दूसरी पीढ़ी के डिसाइपल हुआनजा गुआक योंग, जिन्हें हुआन की उपाधि प्राप्त है। खैर, ग्रेट एंसेस्टर बैकून की तरह एक्सेप्शनल टैलेंट ही हमेशा किसी को महानतम मास्टर नहीं बना देती, लेकिन 30 साल की उम्र में मास्टर ह्यूम के महारत के शिखर को प्राप्त कर लिया है। उनकी इंटरनल एनर्जी पहली पीढ़ी के डिसाइपल के बराबर है। हेवन के नीचे सुप्रीम प्राप्त करने में एबल प्रतिभा ने जुनहोन को चुना। क्या ये अपेक्षित और स्वाभाविक है? और हम देखते हैं कि एक बंदा वो किसी से कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा सबसे बुनियादी होती है। जब से मैंने मार्शल आर्ट में कदम रखा है, मैंने वायलेट मिस्ट आर्ट ट्रेनिंग का एक भी दिन नहीं छोड़ा है। ये सब लीजन को बता रहा होता है और कहता है कि हमारे एक दूसरे को जानने के पूरे समय में अगर तुम एक दिन के लिए भी लापरवाह होते हो तो तुम्हारी एबिलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं तुम्हें डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। ह्यूमन नेचर वॉयलेंट है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से इस पर काबू पाने की संभावना मौजूद है। मैं भी एक जानवर की तरह अपनी प्रकृति का फॉलो कर रहा था। तो लीजन कहता है कि नहीं, महारत कैसे हासिल कर सकता है? तो वो बताता है कि नहीं, मैं वैसा ही था। अगर मैं अपने पास्ट का सामना नहीं करता और उस पर विचार नहीं करता तो मैं खुद को इंसान कैसे कह सकता हूँ? माउंट टुआ में सीखने की प्रक्रिया केवल खाने, सांस लेने और चलने फिरने में ही नहीं है। और फिर हमें मास्टर कैंग को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसीसी कह रहा होता है कि ये सब बकवास है, मूल इरादा कुछ भी हो, भ्रष्टाचार से भरे इस माहौल में ऐसे ऑर्डर की बात करना सरासर बकवास है। हमारा एमसी कहता है कि मैं इससे एग्री करता हूँ और उससे कहता है कि माउंट टुआ के करंट तीसरी पीढ़ी के डिसाइपल को आजादी दी गई है। जब भी जैन ने मेरे खिलाफ अत्याचार किए, मुझे सरप्राइज हुआ कि क्या ये सच में एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था। तो मास्टर कैंग बोलता है कि मूल रूप से माउंट टुआ के मास्टर डिसाइपल संबंध आज की तरह डिसाइपलों के समान रूप से एक्सेप्ट करने और लोगों को चूज करने की प्रक्रिया नहीं थे। 100 साल पहले सेक्ट के लीडर रहे ग्रेट एंसेस्टर बैकून ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। ग्रेट एंसेस्टर का गोल माउंट टुआ की शिक्षा थी, केवल ह्यूमन को ही ये ज्ञान प्रदान करो, आजादी के माध्यम से उनके स्वभाव का अवलोकन करो और साधारण लोगों को छांट कर एबिलिटी वाले डिसाइपल को एक्सेप्ट करना, यही उनका गोल था। लेकिन 100 साल से ज्यादा साल में ये प्रणाली भी गायब हो गई। इसका रीजन भुला दिया गया और परंपरा होने के कारण ये आलोचना से परे हो गया। समय बीतने के साथ साथ वो जवानी की गलतियों के बारे में बकवास करेंगे और अपनी मर्जी से माफी मांगेंगे। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है वो ये है कि माउंट टुआ की मार्शल आर्ट की विशेषताओं के कारण जब वो महानता प्राप्त करते हैं तो वो दिखावटी होती है। तो हमारे एमसी कहता है कि अगर वो ईमानदारी से माफी मांग ले तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? तो मास्टर चिल्ला के बोलता है कि बकवास, अगर ये झूठ होता तो कम से कम मैं बदला तो ले सकता था, लेकिन जिस मोमेंट वो ईमानदारी से माफी मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, मैं बदला लेने का अपना गोल खो देता हूँ। ये सब बेकार की सेंस बनाता है। मैं कुछ भी हल नहीं कर सका और मन में जहर की तरह बना हुआ है, लेकिन वो सब कुछ त्याग देते हैं और शांति पूर्वक हट से जीवन बिताते हैं। क्या तुमको लगता है कि ये बात सेंस बनाती है? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि कितना बेकार है ये। तो मास्टर चिल्ला के बोलता अपना स्वर्ण निकाल के, इसलिए तुमको उस पश्चाताप करने और खुद माफी मांगने से पहले ही पनिश करना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं नहीं रुको, इसीलिए 13 साल की उम्र में तलवार
तलवार की एनर्जी को प्रकट करने में सफल होने वाला बच्चा फ्यूचर में माउंट हुआ की मार्शल आर्ट में महानतम प्राप्त करूंगा, तो मुझे ऐसा होने से पहले उसे हराना होगा। क्या तुम यही कह रहे हो? तो मास्टर कहता है कि हमें यहाँ आए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो अब ठीक 4 महीने बचे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि 4 महीने इतने कम समय में क्यों? तो मास्टर बोलता है क्योंकि वो दिन सबके सामने उसे आधिकारिक तौर पर हराने का आखिरी मौका है। तीसरी जनरेशन के डिसाइपल के अंतिम नियमित मार्शल आर्ट की कंपटीशन में उसे सिर्फ एक बार पीटना तो मामूली सजा है, उसे बुरी तरह कुचलना होगा। अगर जैंग अब तुमसे ईमानदारी से माफी मांग ले तो क्या तुमको लगता है कि कोई नाराजगी बाकी रहेगी? घुटने टेक कर भी तो हमारा एमसी कहता है कि अगर वो जैंग जिसे मैंने पहले ही पनिश किया था उसने इतनी हद पार कर दी, खैर अब कोई नाराजगी नहीं रहेगी। तो मास्टर चिल्ला के बोलता है इसलिए तुमको सबके सामने जुनहोन को हराना ही होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ऐसा है, और अपने मन में बोलता है कि किस तरह की ये बात प्रेरक लगती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हमारा एमसी मास्टर से बोलता है कि लेकिन क्या ये पॉसिबल भी है? वो बच्चा एक और एलेक्सर पीने से पहले ही आर्योन से ज्यादा पावरफुल था। तो मास्टर कहता है कि हमें इसे पॉसिबल बनाना होगा, चलो इसे ध्यान से देखो। और वो कुछ टेक्निक करके दिखाते हुए कहता है कि अभी तुमको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमको दिखाऊंगा कि शॉर्ट सेट क्या है। हमारा एमसी भी देख के एकदम रेडी हो जाता है और मास्टर बोलता है तुम जुनहोन को पनिश करोगे। हमारा एमसी एकदम देख के हैरान हो जाता है। मास्टर कह रहा होता है क्या तुमने इसे देखा? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन ये शॉर्ट की तलवार है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत बढ़िया, और अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए? ये तो कुछ ज्यादा इजी है मास्टर, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन थाई मंजियो की तरह उसके ज्ञान का खंडन करना थोड़ा अटपटा होगा। मास्टर को देखो, कभी कभी मुझे डांटता है, ऐसा लगता है मानो वो किसी डिसाइपल को देखने के बजाय अच्छी तरह से पाले जा रहे जानवर को देख रहा हो। मैं उसे बेवजह उकसाना नहीं चाहता। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो ये शॉर्ट सर्किट का है। तो मास्टर बोल रहा होता है कि हाँ, कुछ न्यू सीखना वाकई बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन ये लंबे समय से भुला दिए गए शॉर्टमैनशिप शॉर्ट सर्किट की सीखने की एक अनअवॉइडेबल प्रक्रिया है। केवल टेक्निक के बल पर ताकत पर काबू पाना आसान काम नहीं है, लेकिन तलवारबाजी में मास्टरी हासिल करने का मार्ग एक मीनार की तरह है, जिसे सावधानी पूर्वक एक एक करके बनाया जाता है। अंत में मार्शल आर्ट सीखने को पूरा करने का एकमात्र मार्ग तलवारबाजी में मास्टरी प्राप्त करना है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि डेफिनेटली इस स्पष्टीकरण में कुछ भी गलत नहीं लगता, और इसके कुछ हिस्से इतने गहन है कि मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं, इतना ज्यादा। लेकिन क्या वाकई इसकी जरूरत है इतनी दूर तक जाने के लिए? तो एक उपमा का यूज करते हुए ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, और ये भी बताते हैं कि उस खाने में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डाली जाती हैं, और इस स्वाद को बनाने के लिए हर इंग्रेडिएंट्स किसी प्रकार हार्मोनाइज करती है। इसका सावधानी पूर्वक एनालाइज करो। लेकिन ये पूरी तरह से बेकार भी नहीं है। उस ग्रेट एंसेस्टर जो केवल तलवार के माध्यम से ही शिक्षा देते हैं बिना किसी स्पष्टीकरण के, मास्टर ने सैद्धांतिक रूप से मेरी अचेतन टेक्निक को अच्छा कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा मददगार चीज ये है कि इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड वायलेट मिस्ट आर्ट एक कल्टीवेशन विधि जिसे मैं पहली बार सीख रहा था। ये एक मार्शल आर्ट है जो गति पर आधारित है, जिससे मांसपेशी और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग मिलती है। साथ ही मार्शल आर्ट के नींव के लिए जरूरत मेरिडियन और प्रेशर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन अंत में ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कृत्रिमता के बजाय प्रकृति का फॉलो करती है। इसलिए इस विधि के इंटरनल एनर्जी में वृद्धि की दर अनिवार्य रूप से धीमी होती है। हमारे एमसी से मास्टर बोलता है कि और इसके लिए एक विशेष सर्कुलेशन मेथड की जरूरत होती है। एम्बेरेजिंग ओरिजिन आर्ट ये उस कल्टीवेशन विधि का नाम है। इस दुनिया में एबनॉर्मल सुप्रीम टेक्निक और पूर्ण स्किल मौजूद है। शाओलिन के उस क्लासिक मांसपेशिया रूपांतरण की तरह जो एक अविनाशी हीरे की बॉडी की ओर ले जाता है। वुडान की सुप्रीम हार्मनी आर्ट को अनुकूलन माना जाता है, और हमारे सेट में पर्पल मिस्ट डिवाइन की स्किल। लेकिन तुम्हारे लिए एम्बेरेजिंग ओरिजिन आर्ट से बेहतर प्रैक्टिस करने का और कोई तरीका नहीं है। हमारा एमसी कल्टीवेशन करके उड़ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है अपने आप को देखते हुए, मुझे नहीं पता कि उसने जो कहा वो सच है या नहीं, लेकिन मेरी इंटरनल एनर्जी में पहले की तुलना में डेफिनेटली बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई है। एनर्जी पॉइंट का सागर मूल रूप से बहुत छोटा था, लेकिन अब इसका विस्तार हो चुका है। मास्टर कह रहा होता है कि अगर सोचो तो तुम काफी अच्छे से समझ रहे हो। एबिलिटी तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया। मेरे विचार से प्लम ब्लॉसम टेक्निक पर्याप्त है। तो आज से हम प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक चलाना सीखेंगे। प्लम ब्लॉसम
ब्लॉसम शॉट टेक्निक अच्छी तरह तलवारबाजी का प्रतीक है और हम देखते हैं कि ये सब हमारे एमसी से मॉन्ग कह रहा होता है सपने में। वो खुश नजर आता है और शॉट को सामने लाके बोलता है मॉन्ग चलो देखते हैं कि तुम आज अपना लेसन दोबारा कैसे शुरू करते हो। हमारा एमसी भी रेडी होकर अपने मन में कहता है कि इस बार सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन हमारे एमसी पे वो अटैक करता है तो हमारा एमसी भी रोकता है और अपने मन में कहता है हमारा एमसी फिर भी अब ये तलवार ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई तलवार है जिसे मैं पूरी तरह से रोक नहीं सकता। और हमारा एमसी बार बार रोके जा रहा होता है। मॉन्ग कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, ये बुरा नहीं है, क्या इसका रीजन ये है कि तुम्हारी कमजोर इंटरनल एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है। हमारा एमसी भी कहता है कि हमारे बीच टकराव शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, मैं बार बार उन्हीं चालों में नहीं फंस सकता है ना। तो मॉन्ग कहता है कि बहुत बढ़िया, अगर तुम्हारी गर्दन के ऊपर जो चीज लगी है वो काउंटर वेट नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय है। हमारा एमसी कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि सही समय क्या है। हमारे एमसी पे वो अटैक करता है तो हमारा एमसी रोक रहा होता है और बहुत मुश्किल से रोकते हुए अपने मन में कहता है कि ये है मैच के आर्योन द्वारा इस्तेमाल की गई प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक, जो मुझे आज पता चला। हालांकि इसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती, फिर भी जैसे कि मैंने अपनी ग्रेट एंसेस्टर से सीखा, अगर मैं शॉट के रूप के आधार पर नहीं बल्कि तलवारबाजी के स्किल के आधार पर ही आकलन और एनालाइज करूं। हमारे एमसी से लड़ते हुए मॉन्ग कहता है कि ओ माय गॉड, चलो मुझे और दिखाओ एक बार फिर से हमारे एमसी पे अटैक करता है। तो हमारा एमसी भी रेडी होकर अपने मन में कहता है कि जरा से भी गैप नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके हाथ पे अटैक करता है। ये देख के मॉन्ग भी थोड़ा हैरान होता है और मुस्कुरा के बोलता है कि अब तुम मुझसे सवाल पूछोगे। और दूसरी तरफ हमें मास्टर का दिखाया जाता है जहाँ उसे कुछ महसूस होता है और वो एकदम हैरान होकर कहता है कि क्या, और अपने मन में बोलता है कि हालांकि मुझे इसकी उम्मीद थी, उस कॉम्प्लेक्स प्लम ब्लॉसम शॉट को इतनी जल्दी समझना यह डेफिनेटली 2 चीजों में से एक है। हमारे एमसी भी खुश होकर कहता है कि मैंने कर दिखाया, और मास्टर अपने मन में कहता है या तो वो कुछ छुपा रहा है या फिर कुछ और। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।